Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the presidential reference के perspective से है। कोर्ट से जो ओपिनियन है वो मांगा गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू या जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का, उनको टाइम बाउंड मैनर के रिगार्डिंग में जो लिमिटेशन है उसको इम्पोज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, कोर्ट के द्वारा जो ओपिनियन के अंदर में बताया गया कि ये कम्प्लीटली जो हमारा स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट में है। सेपरेशन ऑफ पावर का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, उसके भी अगेंस्ट में इसको ऑब्जर्व है वो किया गया कि जब जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को एक टाइम बाउंड मैनर के रिगार्डिंग लिमिटेशन को इम्पोज किया जाए। बट आप देखिए कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि आप देखिए कि पीपल्स का जो विल है उसके बेसिस पे वो क्रिएट हुआ करती हैं। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है पीपल्स का जो वोटिंग है, पीपल्स का जो विल है उसके ऊपर उनका फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो कंटिन्यूअस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बिल है उसके ऊपर भी जो डिसीजन है वो ऐसा नहीं है कि उसको पेंडिंग रखा जाए लार्जर समय के लिए। उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो लेना होगा गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को। किसी भी तरीके से ये जो पावर है यहाँ पे असेंट का, वो हर्डल के रूप से काम है वो नहीं करना चाहिए। तो अर्लियर क्या जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में हम एक बार रीड करते हैं। आप देखिए कि अप्रैल के मंथ के समय में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है उसके द्वारा जजमेंट को डिलीवर किया गया तमिलनाडु स्टेट का जो पेटिशन है उसकी रिगार्डिंग में। जजमेंट ये डिलीवर किया गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल है गवर्नर को सेंड किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा उस बिल के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो लेना होगा। डिसीजन लेना होगा, नहीं तो आप देखिए कि टाइम बाउंड मैनर के बाद में उस बिल के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है उसको डीम्ड कैटेगरी के रूप से पास है वो मान लिया जाए। तो उसी के पर्सपेक्टिव से क्या जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू इस तरीके का लिमिटेशन को इम्पोज किया जा सकता है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर में? ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग। तो एक बार रेफरेंस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे रीड करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ पे इसके बारे में मेंशन है? तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में रीड करते हो आर्टिकल 143 रोज 1 के अंडर में। आर्टिकल 143(1) के थ्रू आप देखिए कि यहाँ पे जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर में ये प्रोसेस है वो एग्जिस्ट किया करता है। कोई भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का यहाँ पे मैटर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से कोई मैटर हो, तो उसको रेफर किया जा सकता है। कोर्ट से जो ओपिनियन है वो मांगा जा सकता है। या कोर्ट का जो ओपिनियन है वो यहाँ पे बाइंडिंग हुआ करता है, कोर्ट का ओपिनियन है वो भी बाइंडिंग नहीं है। और कोर्ट आप देखिए कि ओपिनियन को डिलीवर करे ये भी उनके ऊपर में बाइंडिंग है वो नहीं है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर में। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट के ऊपर भी बाउंडेशन है वो नहीं है। जो ओपिनियन दिया गया उसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे, इसका भी जो बाउंडेशन है वो नहीं है। सेकंड, अगर हम बात करें ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो प्रोविजन है ये हमने किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है क्या? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन के अदर कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से उनको विड्रोवल किया, इंडिया का जो नीड है उसके अकॉर्डिंग में उनको इम्प्लीमेंट है वो किया। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करता था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का लार्जर इन्फ्लुएंस है। लार्जर इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि भी है, लेंदी भी है, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। तो जिस इस एक्ट के अंदर में बताया गया था कि जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल फेडरल कोर्ट से गवर्नर जनरल फेडरल कोर्ट से ओपिनियन है वो मांग सकते हैं। वहाँ से हमने ये प्रोविजन है उसको ही ले लिया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोर्ट्स का कुछ स्टेट्स का कुछ ओब्लिगेशन है। स्टेट्स ने आप देखिए कि इस जो अपील प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसको रेज किया है, अपने जो कंसर्न है उसको रेज किया है कि आने वाले समय के अंदर में भी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसको यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो एक यहाँ पे एक डिफरेंट रूट के रूप से इस्टेब्लिशमेंट में ना आए कि किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट में
रिव्यू पिटीशन को फाइल करना हो, क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करना हो, उसके बजाय प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जो रूट है उसको यूज किया जाए। स्टेट्स का यहाँ पे कंसर्न था कि इसका यूज करते हुए जजमेंट को जो चेंजेस है वो करवाई जा सकती। तो आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा 1978 के समय में जो एक रिटायर्ड जस्टिस हैं वाई चंद्रचूड़ हैं, उनका जो जजमेंट था 7 जज बेंच के अंदर में, तो उस ओपिनियन के अंदर में उनका जो ओपिनियन था उसमें उन्होंने बताया था कि आप देखिए कि ये जो ओवर रूल है वो भी किया जा सकता है इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, अगर ज़रूरत है, अगर नेसेसरी है तो उसके रिगार्डिंग में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 के अंदर में क्या बोलता है? आर्टिकल 143 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे एक प्रोसेस है, तो बताता है कि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ साइलेंट है यहाँ पे कि ये जो जजमेंट है अगर ओवर रूल करता है, बाइंडिंग जजमेंट रहेगा या नहीं रहेगा उसके रिगार्डिंग। आर्टिकल 141 और आर्टिकल 144 जो बताते हैं कि कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट डिलीवर हुआ है, आर्टिकल 141, आर्टिकल 144 क्या बताते हैं कि कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट है वो डिलीवर हुआ है तो कंप्लीट इंडिया का जो टेरिटरी है, जो लोअर अथॉरिटी हैं, जो लोअर कोर्ट्स है, उनके ऊपर उसका एप्लीकेबिलिटी है वो रहेगा। 144 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के अंदर में जितने भी कोर्ट्स हैं जिनके ऊपर में वो जो कानून है वो बाइंडिंग रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी रिगार्डिंग में जजमेंट को डिलीवर कर दिया गया है। आर्टिकल 144 है वो क्या कहता है कि ऑल अथॉरिटीज, चाहे वो सिविल अथॉरिटी हो, जुडिशियल अथॉरिटी हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, शेल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको एक्ट है वो करना है, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क है उसको कैरी आउट करना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ आप देखिए कि साइलेंट है यहाँ पे, जो जजमेंट जो ओपिनियन दिया जाएगा, जो ओवर रूल किया जाएगा उसकी बाइंडिंग जजमेंट के रिगार्डिंग में, और अगर नेसेसरी है तो उसको चेंज है वो किया जा सकता है। ये वाई चंद्रचूड़ जो हमारे एक रिटायर्ड जस्टिस हैं उनका ओपिनियन था 7 जज बेंच के थ्रू कि अगर नेसेसरी है तो चेंज है वो किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, जो ओपिनियन है उसको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन ये है कि गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑप्शन है वो क्या होते हैं। गवर्नर के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन होते हैं आर्टिकल 200 के थ्रू। क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे गवर्नर के पास में कि गवर्नर अपना जो असेंट है वो ग्रांट कर सकते हैं, बिल को असेंट दे सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को बिल को रिजर्व कर दिया गया उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि विद होल्ड किया जा सकता है असेंट को और रिटर्न किया जा सकता है विद कमेंट के साथ में अगर मनी बिल नहीं है वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्या यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि गवर्नर हैं वो बाउंड रहेंगे एड एंड एडवाइस के ऊपर में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो एड एंड एडवाइस है, तो गवर्नर का ये डिस्क्रिशन है, किसी भी तरीके से उनके ऊपर में बाउंडेशन है वो नहीं है। यहाँ पे जो असेंट को ग्रांट करना हो, उसको रिटर्न करना हो, उसके पर्सपेक्टिव से। या कोर्ट का आप देखिए कि यहाँ पे लिमिटेशन के बारे में बताया गया है, तो कोर्ट का आप देखिए कि जो लिमिटेड जो पावर है कि मैंडेमस उनके द्वारा इश्यू कर दिया जाए तो उसको एक लिमिटेड पावर के रूप से ऑब्जर्व किया गया कि गवर्नर को टाइम बाउंड मैनर के रिगार्डिंग में, टाइमलाइन के रिगार्डिंग में जो जो लिमिटेशन है उसको नहीं इम्पोज किया जा सकता। एक जो कोर्ट्स का एक लिमिटेशन है। आर्टिकल 361 के रिगार्डिंग में क्वेश्चन था कि आर्टिकल जो 361 है जो कि एब्सोल्यूट बार करता है जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग में गवर्नर के डिसीजंस को, तो अब देखिए आर्टिकल जो 361 है जो पर्सनल लॉज के रिगार्डिंग में है, पर्सनली जो सब्जेक्टिंग है गवर्नर का, ये कोई यहाँ पे असेंट के रिगार्डिंग में नहीं है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल 200 के अंदर में टाइमलाइन को यूज करना नॉट अप्रोप्रिएट है वो माना गया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेफरेंस के थ्रू जो पूछे गए थे, उनके ऊपर अपने आंसर हैं कोर्ट के यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जीएस पेपर सेकंड के रिगार्डिंग में ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो रूट है, क्या ये बेटर है हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्टेट का जो कोऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग में। क्वेश्चन आपसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में हो सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे वो एग्जिस्ट करता है, अभी तक कुछ जजमेंट्स यहाँ पे डिलीवर किए गए हों, क्योंकि 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, 16 टाइम्स यहाँ पे रेफर किया गया।
राम जन्मभूमि के रिगार्डिंग में जब ओपिनियन मांगा गया था कोर्ट से, तो कोर्ट ने आप देखिए कि ओपिनियन को डिक्लाइन है वो भी किया था, तो कोर्ट यहाँ पे डिक्लाइन है वो भी कर सकता है ओपिनियन जो मांगा जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि गुरु तेग बहादुर का जो शहादत दिवस है उसको शो किया गया है फोटो के थ्रू। वहाँ पे जो सिख रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं उनके द्वारा गटका जो मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया। आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग में आपको हमारी कंट्री के जो मार्शल आर्ट्स हैं जो एग्जिस्ट किया करते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर में, उनके बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। तो एक बार आप देखिए कि गटका के बारे में हम रीड करते हैं। गुरु तेग बहादुर जिन्होंने अपना शहादत दिया था औरंगजेब के समय में जब एट्रोसिटीज हैं वो हुआ करती थी, तो आप देखिए कि जो गटका है एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि सिख्स ऑफ द पंजाब हैं उनके द्वारा परफॉर्म है वो किया जाता है। गटका का अगर हम नेमिंग के बारे में बात करें तो गटका रेफर किया जाता है उस पर्सन को जो कि फ्रीडम से बिलोंग करता है। फ्रीडम बिलोंग्स टू द वन हुज फ्रीडम बिलोंग टू द ग्रेस। गटका फीचर्स द स्किलफुल यूज ऑफ द वेपन, इसके इंक्लूडिंग द स्टिक है, किरपान है, तलवार है और कटार है। इस तरीके से वेपन्स का जो स्किल के अंदर में यूज किया जाता है। मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में ऐसी तरीके से उनके स्किल के ऊपर में डिपेंड किया करती हैं। The attack and defense in this art form is determined by the various position of the hands, feet, and the nature of the weapon used. It is displayed one number of that celebration in the state including the fairs। क्योंकि जैसे आप देखिए कि हली मोहल्ला नाम से एक फेस्टिवल फेयर है वो हुआ करता है पंजाब के अंदर में, वहाँ पे इसका यूज है वो किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ये करेंगे, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये गटका मेंशन कर दिया गया, गटका है वो मेंशन कर दिया गया, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं कहाँ से करेंगे। आपको यहाँ पे मार्शल आर्ट दिया गया है, आपको स्टेट है वो मेंशन कर दिया गया, मेजरली कौन से स्टेट में ये प्रैक्टिस हुआ करती है। तो फर्स्ट आप देखिए कि आपको दे दिया गया गटका, फर्स्ट आपको दे दिया गया गटका और इसका स्टेट भी मेंशन कर दिया गया पंजाब। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको स्टेट है वो मेंशन कर दिया गया कलारी पय्यत्तू, कलारी पय्यत्तू है, और इसका जो स्टेट है वो मेंशन कर दिया गया महाराष्ट्र। थर्ड आप देखिए कि आपको ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे छेबी गढ़का, छेबी गढ़का, और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया मिजोरम, और इसमें पूछ लिया गया कि कितने जो पेयर्स हैं वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स कलारी पय्यत्तू के बारे में तो यूपीएससी क्वेश्चन है वो आपसे पूछ चुका है। गटका जो है वो पंजाब में होता है, मेजरली जो है वो पंजाब में होता है। प्रैक्टिस तो आप देखिए कि सिख रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं वो कहीं पे भी रहा करते हैं, वो इसको प्रैक्टिस है वो किया कर सकते हैं। कलारी पय्यत्तू है वो केरल का मार्शल आर्ट है, और छेबी गटका है वो मिजोरम का नहीं है, वो मणिपुर का है यहाँ पे। एक बार मार्शल आर्ट्स का हम रिवीजन करें कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस हुआ करता है। फर्स्ट आप देखिए कि हमने रीड किया गटका के बारे में, गटका कहाँ होता है, सिख रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं मेजरली रूप से पंजाब के अंदर में। सेकेंड आप देखिए कि क्या है, कालारी पय्यत्तू है, कालारी पय्यत्तू है। कलारी पय्यत्तू केरल के वहाँ पे इसका प्रैक्टिस हुआ करता है, केरल में मेजरली प्रैक्टिस करा करते हैं। फिर आप देखिए कि एक तमिलनाडु बेस है, सीलम भाम है, सीलम भाम है जो कहाँ पे होती है, तमिलनाडु बेस है ये मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस। सीलम भाम के अलावा आप देखिए कि मणिपुर के अंदर में टू है वहाँ पे, एक है ठेंगता, ठेंगता है, सरित सरक है, ठेंगता है, सरित सरक है, ये कहाँ पे है, मणिपुर के वहाँ पे। स्टूडेंट छेबीगढ़ का नाम से भी एक मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस है जो भी मणिपुर के वहाँ पे ही हुआ करती है। इन सभी में डिफरेंस है, किसी में जो स्टिक है उसको यूज किया जाएगा, किसी में हैंड का जो कॉम्बैट है उसको यूज किया जाएगा। तो छेबी जो गढ़का है, छेबी जो गढ़का है ये भी मणिपुर के वहाँ पे प्रैक्टिस है वो हुआ करती है। फिर परी खांडा है जो कि बिहार के अंदर में आपको मिलेगा, परी खांडा है जो बिहार में हुआ करता है। थोड़ा है, थोड़ा नाम का जो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस है जो हिमाचल प्रदेश में मेजरली प्रैक्टिस हुआ करता है। और इनबुआन रेसलिंग है, इनबुआन, इनबुआन रेसलिंग ये बेसिकली मिजोरम में होता है। मुस्ती युद्धा भी है वो भी आपको एक आपको मिलेगा।
तो अलग अलग तरीके का यहाँ पे मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है वो हुआ करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू हुआ करता है। गवर्नर उनके ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अगर गवर्नर प्रेजेंट नहीं है तो आपको वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे तो ये ओथ प्रोसेस के बारे में हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो भी एग्जिस्टेंस में आया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में कितने जो मिनिस्टर हैं वो अपॉइंटमेंट हो सकते हैं उसके बारे में जो बेसिक्स हैं उनको एक बार हम रीड करेंगे। तो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में है। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ पे किसी तरीके का लिमिटेशन है वो नहीं हुआ करता था। बाद में देखने के लिए मिला कि काफ़ी बार जब यहाँ पे जो अदर पार्टीज के सपोर्ट का कोलिशन का जब गवर्नमेंट है तो उस दौरान में आप देखिए कि मैक्सिमम मिनिस्टर्स हैं वो बना दिए जाते थे। तो इसके ऊपर लिमिटेशन को इम्पोज करने का एक डिमांड है वो आने लगा। डिमांड आने लगा तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ का जो 15% है उन्हीं को मिनिस्टर है वो बनाया जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई स्टेट है जिसमें 100 है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट, तो वहाँ पे आप देखिए कि 15 मिनिस्टर बन सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। बट यहाँ पे मिनिमम का भी लिमिटेशन है। मिनिमम का लिमिटेशन ये है कि 12 मिनिस्टर्स तो आप देखिए कि होने ही चाहिए। 12 मिनिस्टर्स तो आपको बनाने ही हैं, जो कि स्मॉलर स्टेट्स के रिगार्डिंग में ये जो प्रोविजन है वो एग्जिस्ट किया करता है। यूनियन टेरिटरी में एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली का और जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 10% का लिमिटेशन है वो एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे 10% को ही मिनिस्टर हैं वो आप बना सकते हैं। दिल्ली के अंदर में तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हम रीड करते हैं। हमारे यहाँ पे जो नेशनल कमीशन बना था रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग को, उनको भी उनके द्वारा भी तो आप देखिए कि 10% का लिमिटेशन है वो बताया गया था कि मिनिस्टर्स हैं वो 10% ही होने चाहिए। बट ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया, ये 15% के रूप से एग्जिस्टेंस में आया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो लिमिटेशन के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि ट्राइब्यूनल्स के पर्सपेक्टिव से है। फॉरेन ट्राइब्यूनल जो कि आसाम में एग्जिस्ट किया करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि पर्सन इंडियन ओरिजिन का है या नहीं है, उसका सिटीजनशिप है या नहीं है। तो उसी के द्वारा डिसीजन है वो लिया गया है कुछ पर्सन्स के बारे में जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। इंडिया और यूएस के रिलेशंस वो एक बेटर कंडीशन में आए हैं। तो मिसाइल इंडिया को सेल किया जाएगा यूएस के द्वारा, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। एक जेवलिन काइंड ऑफ ये मिसाइल है जिसका कि इंडिया के अंदर में सेल है वो किया जाएगा यूएस अथॉरिटीज के द्वारा। तो आप देखिए कि ये बेसिकली रिलैक्सेशन के ईज प्रोसेस के बारे में है। मणिपुर के वहाँ पे सेंगाई फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होगा, प्रोटेस्ट भी देखने के लिए मिला है। और स्टूडेंट्स वहाँ पे जो अदर ग्रुप है, सोशल ग्रुप, कुकी ग्रुप, उनके द्वारा कहा गया कि जो क्लिप वहाँ पे सेंड किया गया था पॉलिटिकल लीडर की रिगार्डिंग में, उनके ऊपर में उनको कुछ यहाँ पे डाउट्स हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं। मणिपुर के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए। मणिपुर एक तो आप देखिए कि इस तरीके से वहाँ पे जो मणिपुर का मैप है, वैली का जो एरिया है जिसमें मैती कम्युनिटी डोमिनेट करती है, हिली एरियाज में कुकी एंड जो कम्युनिटीज हैं उनका डोमिनेशन है। और यहाँ पे डिमांड भी था कि यूनियन टेरिटरी को सेटअप किया जाए जिससे कि जो कम्प्लीटली जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व किया जा सके, जिसको कि कोर्ट हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा डिक्लाइन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उसके बारे में ही मेंशन है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दिल्ली के जो राइट्स हुए थे, दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 के समय में, उसके बारे में एक जो कोर्ट के अंदर में बताया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कि कैसे यहाँ पे जो स्किल जिनके पास में बेटर प्रोफेशन है, बेटर स्किल है, कैसे टेरर एक्टिविटीज के अंदर में उनका रेडिकलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस कम्प्लीटली जो प्रोसेस है उसको हम व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसके रूप से बताया करते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल यही है कि आपके पास में बेटर प्रोफेशन है, सोसाइटी में बेटर रिकॉग्निशन है, बट आप ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू इस तरीके से रेडिकलाइज होते हो कि आप अपना उन टेरर एक्टिविटीज के अंदर में इन्वॉल्व होते हो। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी आप देखिए कि कंसर्न है कि आप इस तरीके से लोगों को जो डिटेक्ट करना उनको काफ़ी डिफिकल्ट है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एनआईए के द्वारा कुछ अक्यूज्ड पर्सन है जिनको कि कस्टडी में लिया गया है, तो उनके बारे में है। रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ था उसके पर्सपेक्टिव से अब देखिए कि हमारा जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने जल्द से ही जो केस है उसको एज ए
टेरर केस के रूप से कंसीडर किया। एनआईए को जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हैंड ओवर किया गया। बट स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर में जो एक इम्पोर्टेंट एरिया यहाँ पे इमर्ज हुआ है कि जिस तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज है वो देखने के लिए मिला है। उसी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो मेंशन है कि कैसे यहाँ पे हमें आने वाले समय के अंदर डिजिटल जो फोरेंसिक है, डिजिटल जो रेगुलेशन है उसको इम्पोज करने का ज़रूरत है। जो यहाँ पे नए एरिया हैं वो इमर्ज हुए हैं। जैसे आप देखिए कि एनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन हुआ करता है कि जिसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं टॉक्स को। स्विस बेस एक मैसेजिंग ऐप है, थ्रीमा नाम का एक स्विस बेस मैसेजिंग ऐप है, उसका यूज है वो बताया गया है यहाँ पे। और इंडिया के अंदर में ऑलरेडी ये बैन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है उसके थ्रू ये जो ऐप है इंडिया के अंदर में बैन है। बट प्राइवेट होस्टिंग वीपीएन का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इसको कम्प्लीटली यूज है वो किया गया। तो हाई प्राइवेसी डिजाइन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन को भी आप देखिए कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से टैकल करने का ज़रूरत है। इसी तरीके का जो मेटा डाटा है, स्टोरेज का जो डाटा है वो नहीं होता है इस ऐप के ऊपर में। और मैसेज है वो डिलीट है वो किए जा सकते हैं। डेड ड्रॉप जो ईमेल्स हैं, स्पाई स्टाइल जो टेक्निक है उसको यूज किया गया है यहाँ पे इस ब्लास्ट के दौरान में। जो ये अक्यूज्ड पर्सन है जो टॉक्स किया करते थे, एक जो मेल है वो सभी पर्सन्स के पास में एक्सेसिबल है, सभी उसको अपना लॉगिन में रखते हैं। और जो ड्राफ्ट बॉक्स है उसके अंदर में आप देखिए कि वो अपना कम्युनिकेट है वो किया करते हैं, ड्राफ्ट बॉक्स को वो यूज करते हैं। तो ना तो कोई डिजिटल फुटप्रिंट वहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इस तरीके के कुछ आप देखिए कि आपको जो पर्सपेक्टिव है वो मिलेगा, जिससे इस वजह से ज़रूरत है कि हमें हमारा जो डिजिटल फोरेंसिक है उसको इम्प्रूव किया जाए। प्रॉपर जो यहाँ पे जो सर्विलेंस है वो कैरी आउट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिटीजनशिप को प्रूव करने के रिगार्डिंग में जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके पर्सपेक्टिव से है कि 2000 जो सिटीजनशिप को प्रूव करने का कोई कार्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। 2009 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पायलट बेसिस के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट वो लाया गया था। मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसके अंदर में 10 ईयर का उसका टाइम पीरियड हुआ करता था। तो उसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट है वो लाया जाए जो सिटीजनशिप के बारे में हो, या किस तरीके से हमारे यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट है वो एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मेंशन किया गया है। अभी एसआईआर का जो ड्राइव है उसके रिगार्डिंग में ऑथेंटिटी जो वोटर है उसका सिटीजनशिप भी आप देखिए कि यहाँ पे एग्जामिन है कि कम्प्लीटली वो पर्सन यहाँ से बिलोंग करता है या नहीं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में अपना एसोसिएशन है उसको इस्टेब्लिश करता है या नहीं करता। सिटीजनशिप के बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है आर्टिकल 5 to 11 वहाँ पे इसके प्रोविजंस के बारे में मेंशन है। फिशरीज के सेक्टर के बारे में है कि जो 21 नवंबर का जो डे है, 21 नवंबर के डे को यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप से। और आप देखिए कि हमारा जो ब्लू रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो कमिटमेंट है उसको ये इंश्योर करता है, हमारे कंट्री का ब्लू रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो कमिटमेंट है 7 मिलियन मेट्रिक टन, 7 मिलियन आप देखिए कि हमारे यहाँ पे फिशरीज का जो प्रोडक्शन है वो आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी है। इलीगल अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टिंग जो फिशिंग है उनको यहाँ पे रोका जाए। इसके अलावा आप देखिए कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलाए गए हैं, जिससे कि हमारा जो फिशरीज का जो एक्वाकल्चर का जो सेक्टर है उसमें हम यहाँ पे इंक्रीज है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साउथ एशियन जो क्राइसिस है उसके बारे में है कि साउथ एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में एयर क्वालिटी है वो आपको डिक्लाइन फेज में मिलता है। उसके बिहाइंड में रीजन्स हैं, कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का यहाँ पे होना जिसकी वजह से आपको डस्ट है, धूल है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि ग्रीन पीस का एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है स्टूडेंट्स? ग्रीन पीस का वो रिपोर्ट है, वो बताता है कि यहाँ पे इस साउथ एशियन रीजन के अंदर में मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में एयर पोल्यूशन है वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। तो एक कंट्रीज एक एसोसिएशन बना सकते हैं एयर पोल्यूशन है उसको टैकल करने के रिगार्डिंग में। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर में ये मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट 2016 के समय केरल के द्वारा जो रिवर्स है वहाँ पे माइनिंग का जो एक्टिविटी जो
सैंड माइनिंग का एक्टिविटी है उसको बैन किया गया था, रिवर्स का जो इकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में। बाद में आपको जो एम सैंड है वहाँ पे उसका जो यूज है वो आपको मिलेगा कि कुछ वहाँ पे एम सैंड को यूज करते हुए जो स्टोन्स को क्रश करके जो बनाया जाता है। तो आप देखिए कि कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है, मालाबार का जो एरिया है, सेंचुरी का एरिया, वहाँ पे कुछ स्टोन का जो कैरीज है वो सेटअप है, स्टोन का जो वहाँ पे क्रैशिंग साइट्स हैं वो सिचुएटेड हैं जो कि पोल्यूशन को क्रिएट कर। COP30 का मीटिंग है वो ब्राज़ील में हुआ है। इंडिया ने यहाँ पे ट्रांजिशन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस है वो किया है कि ट्रांजिशन मैकेनिज्म है वो होना चाहिए, जिससे कि सभी कंट्रीज हैं वो एक बेटर वे के अंदर में अपना एक टेक्नोलॉजी है उसको अडोप्ट कर सके। अफगानिस्तान के जो जो यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डिस्कशन किया है कैसे अफगानिस्तान के साथ में हम बेटर रिलेशंस हैं उनको बूस्ट हम वो कर सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में बताया गया, पेंडेंसी को एक रीजन बताया गया है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का होना, पेंडेंसी का होना वहाँ पे स्टाफ का अपॉइंटमेंट के अंदर में ये इम्पैक्ट है वो करता है उसके वर्किंग प्रोसेस को। और आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जिस चीता का यहाँ पे बर्थ हुआ था, अब उनके द्वारा नया जनरेशन है वो आया है, तो ये शो करता है कि इंडिया में जो चीता का जो प्रोजेक्ट चलाया गया वो एक इंक्रीजिंग एक बेटर सिचुएशन के अंदर में है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि मेहुल चौकसी हैं, उनका एक्स्ट्राडिशन के बारे में डिस्कशन है। हमारा जो 8 कोर सेक्टर का इंडस्ट्रीज हैं जो 40% वेटेज को कैरी आउट करते हैं आईआईपी इंडेक्स के अंदर में, तो उनका मेंशन है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लास्ट 1 ईयर के दौरान में, लास्ट ईयर अक्टूबर के दौरान में और इस अक्टूबर के दौरान में जो उनका जो बूस्टअप है वो नहीं रहा, एक फ्लैट लाइन के रूप से आपको उनका जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसके बिहाइंड में रीजन है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर में जो प्रोडक्शन हाई होना चाहिए वो नहीं हो सका जिस तरीके का वहाँ पे डिमांड था। कॉन्ट्रास्टिंग वे में आपको मिलेगा कोल का जो सेक्टर है, पावर का सेक्टर है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ग्रोथ भी हुआ है, स्टील के अंदर में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी रिगार्डिंग में आपको ग्रोथ है वो आपको मिलेगा। तो कुछ यहाँ पे इफेक्ट है वो बताया गया है कि लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन के अंदर में हमारे जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं उनको इम्पैक्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेपाल के पर्सपेक्टिव से है, जैनजी का वहाँ पे मूवमेंट होता है, नेपाल के जो पीएम हैं उनके द्वारा जो क्लैश हुआ है यहाँ पे उनसे जो टॉक्स है वो किए गए हैं, ये जो एक्टिंग पीएम के रूप से जिनका अपॉइंटमेंट है। वियतनाम के वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन है, सबमर्जेंस है वो बताया गया है, काफ़ी सारे लोगों का डेथ सिचुएशन है वो भी ऑब्जर्व हुआ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में है जो उनका कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर या वियना के अंदर में है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक रिजोल्यूशन को पास किया है जो ईरान से कोऑपरेशन का डिमांड करता है न्यूक्लियर साइट्स के रिगार्डिंग में। जेलेनेस्की आप देखिए कि यूएस के लिए जा सकते हैं, जो यूक्रेन वॉर है उसका पीस कैसे वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आए। तो ये कन्फ्लिक्ट्स के बारे में है, इजराइल और गाजा स्ट्रिप के कन्फ्लिक्ट के बारे में, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ढाका है उसके बारे में मेंशन है वो किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।